टू डाटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह हम नैव बेस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बेस रूल जो है आपको आइडिया होगा बेस रूल का। बेस रूल जो है वो किस तरह से काम करता है कि हमारे पास लेट्स से एक डॉक्यूमेंट है डी और हमारे पास एक क्लास है सी। तो बेस रूल जो है उसमें हम एक क्लास की प्रोबेबिलिटी गिवन अ डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन क्लास है और उसकी प्रोबेबिलिटी जो क्लास की प्रायर प्रोबेबिलिटी वो है, ठीक है, तो उसको यूज़ करते हुए हम जो है इसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नैव बेस क्लासिफायर जो है बेसिकली इसमें हमने जैसे पहले जिक्र किया था लास्ट वीडियो के अंदर भी, नैव बेस के हवाले से जो हमने देखी थी कि हम मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे होते हैं जिस भी क्लास से जो है इसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम की वैल्यू आती है, जिससे उसको हम एज आ उसकी क्लास उस डॉक्यूमेंट की क्लास जो है वो कंसिडर करते हैं। तो बेस रोल को यूज़ करते हुए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसके डिनोमिनेटर को जो है हम ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं उसको डिफरेंट क्लासेस के साथ देख रहे हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, तो सब क्लासेस के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो फिक्स रहता है। ठीक है, क्योंकि एक ही डॉक्यूमेंट पे हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी सब क्लासेस की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो इसलिए हम नीचे वाली टर्म जो है उसको ओमिट भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये बेसिक फॉर्म है जिसमें हम मैक्सिमम ए पोस्टीरियरी जो प्रोबेबिलिटी है वो कंप्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो हमें वो क्लास मिल जाती है जो कि मैक्सिमम जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। और अगर हम अज्यूम करें कि ये x1 x2 अप टू xn जो है, ये हम कह सकते हैं कि ये उस डॉक्यूमेंट के अंदर सारे के सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, या हम कह लें कि ये फीचर्स हैं। तो उन फीचर्स की प्रोबेबिलिटी गिवन अ क्लास सी जो है वो क्या है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रायर प्रोबेबिलिटी के साथ, उस क्लास की प्रायर प्रोबेबिलिटी के साथ। तो ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग टू असम्पशंस। पहली असम्पशन हम ये लेते हैं कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो एक बैग ऑफ वर्ड्स की फॉर्म में है। बैग ऑफ वर्ड्स की फॉर्म का ये मतलब होता है कि वर्ड्स का कोई ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो नैव बेस जो है अज्यूम करता है कि जो वर्ड्स हैं हमारे पास वो उनका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, उनकी पोजीशन मैटर नहीं करती। दूसरी जो इसमें जम्पशन है वो है कंडीशनल इंडिपेंडेंस की जम्पशन। ठीक है, कंडीशनल इंडिपेंडेंस का ये मतलब है कि हम ये ज्यूम करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन अ क्लास जो है वो इंडिपेंडेंट है गिवन द क्लास सी। ठीक है, यानी कि हर फीचर जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अगर ये assumptions होल्ड करती हैं तो हम जो ऊपर ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी गिवन है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए इसको कंप्यूट करना। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन सी अप टू ये चलता जाएगा, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जो लास्ट हमारा फीचर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ xn गिवन सी। यहाँ तक ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं इनको हम अगर इंडिपेंडेंटली कंप्यूट करके इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हम ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है ये हम इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं, गिवन कि हमने इसकी कंडीशनल इंडिपेंडेंस अज्यूम की हुई है और हमने अज्यूम किया हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो जस्ट अ बैग ऑफ वर्ड्स है, उसमें कोई सीक्वेंस, कोई ऑर्डर जो है, कोई पोजीशन जो है वो मैटर नहीं करती। तो इसको हम सिंप्लीफाई इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली ही फॉर्म है। ये अब हमारा कंप्लीट जो नैव बेस का जो क्लासीफायर है वो कुछ इस फॉर्म में आ गया। जो ये प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट है ये ऊपर वाली इक्वेशन से आ गया, और बाकी प्रायर जो है वो हमारा पहले से ही हमने जैसे डिफाइन किया हुआ था वो पी सी जे जो है वो प्रायर आ गया उस क्लास का, और प्रोडक्ट जो है वो हमने सारे फीचर्स का जो है प्रोडक्ट वो ले लिया। अब इसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम किस तरह से जो प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ कैसे कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो उसमें पहला तरीका तो ये है कि हम मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेट्स जो हैं वो कंप्यूट कर लें। ठीक है, और इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपली हमने क्या करना है कि यूज़ करनी है फ्रीक्वेंसीज इन द डाटा। ठीक है,
यानी कि अगर हम प्रायर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रायर प्रोबेबिलिटी जो है वो हम कंप्यूट कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट किसी भी क्लास की प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लेट्स से अगर हमारे पास 10 डॉक्यूमेंट्स हैं और 10 में से 6 जो हैं वो क्लास ए से बिलोंग करते हैं, तो 6/10 उसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी होगी। और इसी तरह से क्लास बी जो है अगर उसके 10 में से 4 जो डॉक्यूमेंट हैं वो क्लास बी से बिलोंग करते हैं, तो क्लास बी की जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है वो 4/10 होगी। ठीक है, ये तो हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटी आ गई। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो हम इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं कि हम जो काउंट है वर्ड का, उस वर्ड का काउंट देखें और देखें कि वो वर्ड पूरी वोकेबलरी में जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, उस क्लास की टोटल वोकेबलरी में वो कितनी दफ़ा अकर हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है ये जो वर्ड की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये बेसिकली फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स द वर्ड WI अपीयर्स अमंग ऑल वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट्स ऑफ टॉपिक CJ। ठीक है, तो ये उसकी फ्रैक्शन है। तो हम इसको ऐसे ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि हम एक मेगा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें एक टॉपिक जे के लिए, एक क्लास जे के लिए, और उसमें हम सारे डॉक्यूमेंट्स को कंकैटिनेट कर लें। और फिर हम जो फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू जो है उस वर्ड की जो फ्रीक्वेंसी है उस मेगा डॉक्यूमेंट में उसको यूज़ करें वो देखने के लिए कि टोटल वर्ड्स कितने हैं और उसमें से वो वाला वर्ड जो है उस क्लास में कितनी दफ़ा आ रहा है। लेकिन ये इस सिंपल अप्रोच के अंदर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का वर्ड आ जाता है हमारे डाटा के अंदर जो कि पहले जब हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर रहे होंगे अपने किसी भी नए आने वाले डॉक्यूमेंट के लिए लेट से, और उसमें फैंटास्टिक का वर्ड आता है और वो फैंटास्टिक का वर्ड पिछले हमारे जो जिस पे हमने ट्रेनिंग करवाई हुई है उसके अंदर वो वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसकी जो लाइकलीहुड है वो ज़ीरो आएगी। ठीक है, क्योंकि वो वर्ड अकर ही नहीं करता, उसको वो काउंट करेगा तो वो ज़ीरो मिलेगा। ज़ीरो डिवाइड बाई एनीथिंग ज़ीरो ही होगा। ठीक है, तो इसमें जब इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी तो जब हम इसकी मैक्सिमम ए पोस्टीरियरी जो वैल्यू है वो कंप्यूट करेंगे, तो क्योंकि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ का, तो अगर उनमें से एक भी ज़ीरो होगी तो वो सबको ज़ीरो कर देगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम लैप्लेस स्मूथिंग जो है वो ऐड कर देते हैं, यानी कि हम वन जो है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर देते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर कहीं पे भी हमारा ड्यूरिंग प्रोडिक्शन कहीं पे भी हमें कोई ऐसा वर्ड आ जाता है, अनसीन वर्ड आ जाता है, तो अनसीन वर्ड को भी हम कोई बहुत थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज़रूर असाइन कर देते हैं ताकि हमारा नई बेस एल्गोरिदम जो है वो प्रॉपरली काम करता रहे। तो ये हम इस ऊपर वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक वॉक थ्रू एग्जांपल हम देखते हैं ताकि कंक्रीटली आप ग्रास्प कर लें कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसमें आप देखें हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट है पांच चार जो है हमारे पास ट्रेनिंग के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं और पांचवा जो है उसकी हमने क्लास जो है वो प्रेडिक्ट करनी है कि इसकी क्या क्लास होगी। ठीक है, जो पहले चार डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास उनमें से तीन जो हैं उनको क्लास सी असाइंड है, और जो चौथा डॉक्यूमेंट है टोक्यो जापान और चाइनीज़ इसको क्लास जे असाइंड है। ठीक है, और जो फार्मूलिज्म हम यूज़ करेंगे जो हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर भी देखी है उसमें प्रायर प्रोबेबिलिटी का जो है वो फार्मूला ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है राइट साइड पे कि डॉक्यूमेंट काउंट हम देख लेंगे उसको टोटल नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स से डिवाइड कर देंगे, और जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसका जो हमने फार्मूलिज्म लास्ट स्लाइड के अंदर देखा कि हम उसमें लाप्लेस स्मूथिंग ऐड कर देंगे और नीचे जो है वो इस तरह से उसको टोटल वर्ड्स उस क्लास के अंदर प्लस वोकेबलरी साइज से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें पहले हम प्रायर जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं। प्रायर प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि क्लास सी और क्लास जे इनकी प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ हम देख लेंगे। ठीक है, क्लास सी जो है वो 3/4 टाइम्स आ रही है तो इसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, और क्लास जे जो है वो 1 टाइम्स आ रही है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 होगी। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी तो हमने सिंपली इस तरह से कंप्यूट कर ली। अब हम आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो हम जो हम टेस्ट डॉक्यूमेंट है हमारा जिसमें चाइनीज़ 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 टोक्यो और जापान है,
इसमें 3 वर्ड्स हैं एक्चुअली, चाइनीज़ है, टोक्यो है और जापान है, ठीक है? चाइनीज़ रिपीट हो रहा है, तो उसकी रेपिटिशन को हम बाद में काउंट करें कंसीडर करेंगे, लेकिन अभी 3 वर्ड्स हम देखते हैं कि चाइनीज़, टोक्यो और जापान। तो इनके लिए हम उन दोनों क्लासेस से जो कि सी और जे हैं, उनसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं। तो चाइनीज़ वर्ड के लिए हम ये देखेंगे कि वो क्लास सी के अंदर कितनी दफ़ा अकर हो रहा है वो वर्ड, ठीक है? तो वो हम देखें तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट में 2 टाइम्स आ रहा है, सेकंड डॉक्यूमेंट में भी 2 टाइम्स आ रहा है और थर्ड डॉक्यूमेंट में 1 टाइम्स आ रहा है। तो ये 5 टाइम्स ये वर्ड आ रहा है। तो हमने लिख दिया 5 प्लस 1 हमने ऐड कर लिया ताकि अगर ज़ीरो कहीं पे आए तो वो ज़ीरो सारा हमारा जो नई बेस का एल्गोरिदम है उसको उसकी कंप्यूटेशन को ज़ीरो ना कर दे, इसलिए हमने उसमें 1 ऐड कर दिया। ठीक है जी, इसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स इन क्लास सी जो कि हैं अगर डॉक्यूमेंट 1 में देखें तो 3 वर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट 2 में भी 3 वर्ड्स हैं और डॉक्यूमेंट 3 में 2 वर्ड्स हैं, तो ये टोटल 8 वर्ड्स बनते हैं। तो 8 हमने लिख दिया प्लस 6। 6 जो है वो हमारा वोकेबलरी साइज़ है। वोकेबलरी साइज़ देखें अगर आप तो इसमें यूनिक वर्ड्स पूरे कॉर्पस के अंदर, पूरा कॉर्पस बेसिकली हमारा वो पूरा ट्रेनिंग डाटा होता है जिसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं। तो ये 4 जो डॉक्यूमेंट्स हैं विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ क्लास, यानी क्लास जो है वो सी भी हो सकती है, क्लास जे भी हो सकती है, मल्टीपल क्लासेस हैं। तो सारी क्लासेस में जो यूनिक वर्ड्स हैं वो 6 हैं, ठीक है? अगर आप देखें इसमें चाइनीज़ है, बीजिंग है, शंघाई है, मकाओ है, जापान है और टोक्यो है, ठीक है? तो ये 6 वर्ड्स हैं। तो ये 6 यहाँ से हमारे पास आ गया। इसको हमने कंप्यूट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3/7। इसी तरह से हमने टोक्यो के लिए भी कंप्यूट कर लिया, 1/14 आ गया हमारे पास। फिर हमने जापान के लिए कंप्यूट कर लिया। अब ये हमने कंडीशन किया इसको सी क्लास पे। इसी तरह से हम इन 3 वर्ड्स को जे क्लास पे कंडीशन करके उसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है? अब हमारे पास ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ भी आ गई, हमारे पास प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ भी आ गई। तो हम जो नई बेस का हमने क्लासिफायर देखा था वो वाली इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। पहले हम सी के लिए यूज़ करेंगे, उसमें प्रायर प्रोबेबिलिटी जो है उसको लिखते हैं 3/4, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें चाइनीज़ क्योंकि 3 दफ़ा आ रहा है तो सी पे कंडीशन चाइनीज़ की जो वैल्यू है वो 3/7 है, तो 3/7 टाइम्स 3 लिख दिया मैंने। मैं इसको अलग-अलग भी लिख सकता हूँ, 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7, लेकिन मैंने स्पेस बचाने के लिए यहाँ पे रेज़ टू पावर 3 लिख दिया। इसी तरह से आगे जो टोक्यो और जापान है उसमें जब सी पे हमने कंडीशन किया तो टोक्यो और जापान की वैल्यू 1/14 और 1/14 आ रही थी, तो वो हमने इस तरह से लिख दी। तो इसकी जो कब जब हमने इसको कंप्यूट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.0003। इसी तरह से हमने जे की जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है वो कंप्यूट कर ली और वो हमारे पास आ गई 0.0001, ठीक है? तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो क्लास सी के लिए है जो कि 0.0003 है, ठीक है? इसलिए हम जो डॉक्यूमेंट 5 है उसको क्लास सी असाइन करेंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली आइडिया है नई बेस एल्गोरिदम का अगर हमने इसको टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम पाइथन के अंदर sklearn को यूज़ करते हुए किस तरह से नई बेस एल्गोरिदम के साथ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई कमेंट्स हों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।